गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर की जेनेटिक्स के पेपर में हम जेनेटिक्स की हिस्ट्री को पढ़ रहे थे। जेनेटिक्स की जो हिस्ट्री है उसी पॉइंट को हम आगे और पढ़ते हैं। मैं प्रकाश चंद्र किकोड़, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट आज का है हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। ये जो मॉडल है हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, इसका प्रतिपादन 1908 में हार्डी और विनबर्ग ने किया था। एक्चुअल में ये जो इक्विलिब्रियम होता है वो किसी पॉपुलेशन की जीन पूल में एलील की आवृत्ति के बारे में बताता है। पॉपुलेशन का मतलब ऐसी जीव जिनमें आपस में जनन हो सकता हो, उसको समष्टि या पॉपुलेशन कहते हैं। और उसका जो जीन पूल होता है उसमें जो एलील की आवृत्ति होती है वो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम से देखी जा सकती है। सेकेंड बात हिस्ट्री का, 1910 में 1910 में टी.एच. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में मेंडल के जो नियम हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है ना और पृथक्करण का नियम, इन दोनों नियमों के आधार पर लिंग सहलग्न वंशागति के बारे में बताया। यानी मैंने क्या कहा है कि टी.एच. मॉर्गन ने 1910 में मेंडल के नियमों के आधार पर ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में लिंग सहलग्न वंशागति का प्रतिपादन किया, बताया। ठीक, चलिए साहब। नेक्स्ट बात है 1911 में अल्फ्रेड स्टुरवेंट ने 1911 में अल्फ्रेड स्टुरवेंट ने लिंकेज मैपिंग की। और किस आधार पे की? मतलब क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी के आधार पर। और इसी के आधार पर पहला जेनेटिक मैप बनाया गया। 1911 में अल्फ्रेड स्टुरवेंट ने क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी के आधार पर लिंकेज मैपिंग की और इसी आधार पर फर्स्ट जेनेटिक मैप बनाया गया। नेक्स्ट 1931 में बारबरा मैकलिनटॉफ ने एक साइटोलॉजिकल डिमॉन्स्ट्रेशन दिया और उसमें बताया कि क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो रिकॉम्बिनेशन का कारण है। जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, आनुवंशिक पुनर्योजन, उसका कारण किसको बताया? क्रॉसिंग ओवर को। किसने? बारबरा मैकलिनटॉफ ने। चलिए साहब, नेक्स्ट बात है 1944 में 1944 में तीन वैज्ञानिक एवरी मैक्लियोड एंड मैककॉर्टी ने क्या किया? डीएनए को एक आइसोलेट किया जेनेटिक मटेरियल के रूप में। क्या बताया उन्होंने कि डीएनए जो होता है वो एक जेनेटिक मटेरियल है और इस रूप में उसको पृथक करके दिखाया, आनुवंशिक पदार्थ के रूप में बताया। किसको बताया? डीएनए को। किसने बताया? एवरी मैक्लियोड और मैककॉर्टी ने। फिर 1948 में बारबरा मैकलिनटॉफ ने ट्रांसपोजोन की खोज की। किसमें? मक्का में। बारबरा मैकलिनटॉफ ने ट्रांसपोजोन, जिसको हम जंपिंग जीन बोलते हैं, इस जंपिंग जीन की खोज मक्का में की। फिर है 1950 में इरविन चारगॉफ ने अपना जो चारगॉफ नियम है उसका प्रतिपादन किया। एक्चुअली ये जो नियम होता है वो जो आपके न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए आरएनए, तो जो डीएनए होता है वो डबल हेलिकल होता है और उसमें जो नाइट्रोजनिक क्षारक होती है उसकी पेयरिंग के बारे में बताता है कि साइटिंग, मतलब प्यूरिन और पिरीमिडिन की मात्रा और उसके अनुपात के बारे में बताता है। ठीक है ना? तो जो डबल हेलिक्स वाले न्यूक्लिक एसिड होते हैं जैसे डीएनए, उसमें प्यूरिन और पिरीमिडिन की मात्रा का जो अनुपात है उसको प्रतिपादित करने वाली बात जो है वो इरविन चारकॉफ ने बताई थी। ओके। इसके बाद 1952 में हर्से और चेस ने ट्रांसडक्शन फेज जो होते हैं ना, फेज का मतलब जैसे आपके T4 वगैरह जो बैक्टीरियोफेज होते हैं, इन बैक्टीरियोफेज में ट्रांसडक्शन की विधि के आधार पर जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए को आप प्रतिपादन किया कि भाई डीएनए जो होता है वो एक जेनेटिक मटेरियल है। और कौन सी विधि से अध्ययन किया उन्होंने? ट्रांसडक्शन में। किस में किया उन्होंने अध्ययन? फेज में, बैक्टीरियोफेज में। ओके, चलिए। इसके बाद में है 1952 में 1952 में रोजलिंड फ्रैंकलिन और उसके स्टूडेंट थे रेमंड गॉसलिन। इन्होंने डीएनए का एक्सरे डिफरेंशिएशन इमेज तैयार किया।
एक्सरे विवर्तन चित्र तैयार किया। किसने? रोजलिंड फ्रैंकलिन और इसके स्टूडेंट रेमंड गोजलिंग ने। किसका एक्सरे डिफरेंशिएशन इमेज तैयार किया? डीएनए की संरचना का। ओके। और इसी आधार पर, इसी एक्सरे डिफरेंशिएशन इमेज के आधार पर 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल का प्रतिपादन किया। डीएनए का जो दोहरा हेलिक वाला मॉडल है उसका प्रतिपादन किसने किया? वाटसन और क्रिक ने। किस आधार पर किया? रोजलिंड फ्रैंकलिन ने जो एक्सरे डिफरेंशिएशन इमेज तैयार किया था उसी के आधार पर, और इसी वजह से इन तीनों को नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है। इसके बाद है 1955 में अलेक्जेंडर आर्टोड ने बताया नाइट्रोजन क्षारक की रासायनिक केमिकल जो स्ट्रक्चर होती है नाइट्रोजन क्षारक। नाइट्रोजन क्षारक मतलब डीएनए में आप जानते हो आरएनए में नाइट्रोजन क्षारक पाई जाती है। तो ये नाइट्रोजन क्षारक जो होती है उसकी रासायनिक संरचना कैसी होती है उसके बारे में बताया। साथ ही साथ उन्होंने एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एफएडी यानी कि फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, इनका सक्सेसफुली सिंथेसिस किया, उसका संश्लेषण किया। ठीक है। नेक्स्ट 1958 में डीएनए की जो रेप्लिकेशन होता है उस रेप्लिकेशन की सेमी कंजर्वेटिव अर्ध संरक्षी जो विधि है उसके बारे में मेल्सन और स्टॉल ने प्रायोगिक रूप से सत्यापित किया। उन्होंने रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन को उपयोग में लाते हुए डीएनए के रेप्लिकेशन का अध्ययन किया और बताया कि डीएनए की जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव प्रकार का होता है, अर्ध संरक्षी प्रकार का होता है। तो डीएनए का रेप्लिकेशन अर्ध संरक्षी प्रकार का होता है, किसने बताया? मेल्सन और स्टॉल ने। इसके बाद 1960 में जैकब और उनके कुछ साथियों ने मिलकर के जीन एक्सप्रेशन का जो रेगुलेशन होता है उसके ऑपेरॉन मॉडल का प्रतिपादन किया। ऑपेरॉन मॉडल जिसमें अंदर स्ट्रक्चरल जीन, रेगुलेटर जीन वगैरह होते हैं, प्रोमोटर, ऑपरेटर, स्ट्रक्चरल, है ना, ये सब जो जीन होते हैं। तो उसका जो ऑपेरॉन मॉडल होता है, जो जीन एक्सप्रेशन की रेगुलेशन का मॉडल है प्रोकैरियोटिक में, तो उसका प्रतिपादन जैकब और उसके साथियों ने 1960 में किया था। इसके बाद 1961 में फ्रांसिस क्रिक और सिडनी बर्नर ने फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का खोज की। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का मतलब होता है कि जैसे हम जानते हैं कि न्यूक्लिक एसिड में जीन जो होते हैं और उनकी जो नाइट्रोजन क्षारक होती है वो एक सीक्वेंस में होती है। अगर उस सीक्वेंस में कोई भी एक नाइट्रोजन क्षारक अतिरिक्त जुड़ जाए या उसमें से कोई एक निकल जाए तो पूरा जो सीक्वेंस होता है वो चेंज हो जाता है और इस तरीके से ये एक उत्परिवर्तन हो जाएगा जिसको हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। नेक्स्ट है 1961 में सिडनी बर्नर, इसके बाद जैकब और मेल्सन ने एमआरएनए जो होता है उस एमआरएनए की फंक्शन की खोज की थी। किसने की थी? बर्नर, जैकब और मेल्सन ने एमआरएनए की फंक्शन की खोज की थी। हम जानते हैं एमआरएनए क्या काम करता है, मैसेंजर आरएनए होता है और ये जो जेनेटिक सूचनाएं होती है वो डीएनए से लाता है प्रोटीन संश्लेषण स्थल तक, फिर इसके अकॉर्डिंग अमीनो अम्ल जुड़ते हैं और प्रोटीन का निर्माण होता है। 1964 में हॉवर्ड टेमिन ने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बताया था। जो वायरस होते हैं उनमें से कुछ वायरस में जेनेटिक मटेरियल के रूप में आरएनए होता है, तो ये जो आरएनए होता है उनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पाया जाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है उल्टा ट्रांसक्रिप्शन। जैसे कि हम जानते हैं ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए बनना। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा? आरएनए से डीएनए बनेगा। ठीक है। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में सबसे पहले बताया था टेमिन ने। किसने बताया? टेमिन ने। इसके बाद 1966 में नीरेनबर्ग, लेडर और हमारे भारत के हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड के बारे में बताया। जेनेटिक कोड के बारे में, जेनेटिक कोड की खोज करने वाले या प्रतिपादन करने वाले कौन हैं? नीरेनबर्ग, लेडर और हरगोविंद खुराना। इसके बाद 1970 में 1970 में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की खोज हुई। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं नॉर्थन, स्मिथ और ऑर्बर। ठीक है। तो इन्होंने 1970 में
किसकी खोज की? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की। किसमें की इन्होंने ये खोज? हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजी नामक बैक्टीरिया में की थी। आज के ज़माने में बायोटेक्नोलॉजी में ये एंजाइम काफ़ी प्रयोग में लाया जाता है और इसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम के उपयोग में लाते हुए रिकॉम्बिनेट यानी कि पुनर्योजी डीएनए का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की खोज 1970 में हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी नामक बैक्टीरिया में नॉर्थन्स और स्मिथ ने की थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट 1972 में सबसे पहले वाल्टर फियर्स और उसकी टीम ने जीन के किसी एक जीन की सीक्वेंसिंग की थी। पहली बार किसी एक जीन की सीक्वेंसिंग हुई थी 1972 में वाल्टर फियर्स की टीम ने की थी और वो जीन था बैक्टीरियोफेज MS2 का कोड प्रोटीन। ये जो इसका जीन होता है उस जीन की इन्होंने सीक्वेंसिंग की थी। इसके बाद 1972 में रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स पहली बार बनाया गया। पहली बार एक पुनर्योजी डीएनए का निर्माण किया गया और ये निर्माण करता थे पॉल बर्ग। ठीक है, इसीलिए उनको फिर 1980 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। तो ध्यान रखना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए की खोज करने वाले पहली बार बनाने वाले वैज्ञानिक कौन हैं? पॉल बर्ग, 1972। इसके बाद 1977 में फर्स्ट टाइम सेंगर, गिलबर्ट और मैक्सम ने अलग अलग रूप से कार्य करते हुए डीएनए की सीक्वेंसिंग का प्रतिपादन किया, डीएनए सीक्वेंसिंग का कार्य किया। ठीक है, चलिए साहब। फिर 1980 में स्टैनले नॉर्मन और हर्बर्ट बॉयर ने यूएस का पेटेंट प्राप्त किया किस संबंध में? जीन क्लोनिंग के संबंध में। तो ये जीन क्लोनिंग के संबंध में पहला यूएस पेटेंट प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं, वैज्ञानिक हैं, स्टैनले नॉर्मन और हर्बर्ट बॉयर। इसके बाद 1983 में कैरी मुलिस ने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी कि पीसीआर की खोज की और ये पीसीआर जो होता है वो डीएनए का एम्प्लीफिकेशन करता है। वर्तमान में जो हमारे आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहा है कोरोना का, वो जो पीसीआर टेस्ट है वो पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और उसका नाम है कैरी मुलिस। इसके बाद 1985 में एलेक्स जेफरी ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मेथड की खोज की। आप सब जानते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो पैटर्निटी को निर्धारित करने में, हमारे जेनेटिक्स में फाइलोजेनी को निर्धारित करने में काफ़ी उपयोगी होता है। तो इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज करता है एलेक्स जेफरी। इसके बाद 1987 में योशिजुमी इशिनो ने डीएनए सीक्वेंसिंग की एक मेथड है जिसका नाम है क्रिस्पर मेथड, उस क्रिस्पर मेथड की खोज की थी योशिजुमी इशिनो ने। ठीक है, इसके बाद 1989 में थॉमस कैच ने बताया कि आरएनए जो होता है वो भी रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर सकता है। थॉमस कैच ने क्या बताया कि आरएनए भी एक उत्प्रेरक के रूप में काम कर सकता है, रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर सकता है। इसके बाद 1992 में एमनियोसेंटेंसिस की खोज की गई। एमनियोसेंटेंसिस का मतलब होता है उल्ब भेदन। जो भ्रूण होता है उस भ्रूण के चारों तरफ कुछ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर होती हैं, जैसे एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइंस, यॉक सैक वगैरह। तो उसमें से एमनियन लेयर के अंदर जो फ्लूइड होता है जिसको एमनियन फ्लूइड कहते हैं, इस एमनियन फ्लूइड को बाहर निकाल करके इसका माइक्रोस्कोपिक स्टडी किया जाता है और पता लगाया जाता है कि इस एम्ब्रियो में कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है। अगर जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ हो तो फिर बाद में दिक्कत आ सकती है। तो ऐसे ही जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस, हीमोफीलिया वगैरह की पहले से ही पता लग जाए, डायग्नोसिस हो जाए, तो इस संबंध में एमनियोसेंटेंसिस की खोज 1992 में ब्रिटिश और अमेरिकन साइंटिस्टों के द्वारा की गई। इसके बाद 1994 में माइकल स्ट्रेटन और रिचर्ड वुस्टर ने पहले ब्रेस्ट कैंसर जीन BRCA की खोज की। 1994 में पहले ब्रेस्ट कैंसर जीन BRCA की खोज की गई और खोजकर्ता वैज्ञानिक हैं
स्ट्रेटन एंड वोस्टर। ठीक है। इसके बाद 1995 में पहला बैक्टीरिया जिसकी पूरे जीनोम की सीक्वेंसिंग की गई, या पहला ऑर्गेनिज्म है ना, जितने भी ऑर्गेनिज्म में इसमें फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जिसकी संपूर्ण जीनोम की सीक्वेंसिंग की गई, और वो बैक्टीरिया या ऑर्गेनिज्म है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उस ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जिसका सबसे फर्स्ट बार जीनोम का सीक्वेंसिंग किया गया। तो वो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, और उसका नाम है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। और हम जानते हैं बैक्टीरिया कैसी सेल है, एक प्रोकैरियोटिक सेल है। तो सेकंड नंबर पर 1996 में एक यूकैरियोटिक सेल की पूरी जीनोम की सीक्वेंसिंग की गई, और वो यूकैरियोटिक सेल है एक ईस्ट सेल जिसका नाम है सैकेरोमाइसिस सर्विसी। ओके, तो इस तरीके से ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली बात, पहला ऑर्गेनिज्म या पहला प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिसकी पूरी जीनोम की सीक्वेंसिंग की गई, तो वो है ही बैक्टीरिया है, उसका नाम है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। और पहला यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिसकी पूरी जीनोम की सीक्वेंसिंग की गई वो एक ईस्ट सेल है जिसका नाम है सैकेरोमाइसिस सर्विसी। इसके बाद 1996 में अलेक्जेंडर रीच ने जेड डीएनए की खोज की। हम जानते हैं डीएनए की कुछ टाइप्स होते हैं, बी डीएनए, जेड डीएनए वगैरह। तो ये जो जेड डीएनए इसकी खोज अलेक्जेंडर रीच ने 1996 में की। ये हाई साल्ट कंसंट्रेशन में इस प्रकार के डीएनए में साइटोसिन और ग्वानिन वगैरह जो नाइट्रोजनिक क्षारक होती है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है। फिर 1997 में डोली नामक एक क्लोन भीड़ का निर्माण किया गया, बनाया गया इसको लेबोरेटरी में, और वैज्ञानिक थे इयान वुलमूट। तो आपको मेन इंपॉर्टेंट बात है, ये भी आपको याद रखनी है कि पहले क्लोन जीव का नाम बताइए जो पूरी तरीके से क्लोनिंग के आधार पर बनाया गया था। तो वो बनाया गया 1997 में, और वो एक भेड़ थी और उसका नाम था डोली। बनाने वाले वैज्ञानिक थे इयान विलमूट, और ये इयान विलमूट वैज्ञानिक जो हैं वो रोजलिन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कॉटलैंड के थे। ओके, तो पहला क्लोन ऑर्गेनिज्म कौन है? डोली भेड़। कहाँ बनाया? रोजलिन इंस्टीट्यूट स्कॉटलैंड में। और किसने बनाया? इयान विलमूट और उनके साथियों ने। इसके बाद है 1998 में एक मल्टी सेलुलर, अभी तक हमने जो दो ऑर्गेनिज्म पढ़े थे जिनकी पूरी जीनोम की सीक्वेंसिंग हुई थी, एक प्रोकैरियोटिक था लेकिन यूनिसेलुलर था, दूसरा यूकैरियोटिक था वो भी यूनिसेलुलर था, यानी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी और ईस्ट सैकेरोमाइसिस सर्विसी, इन दोनों का पूरे जीनोम की सीक्वेंसिंग हो रखी थी। लेकिन एक पूरे मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक सेल है, एनिमल है, उसके पूरे जीनोम की सीक्वेंसिंग हुई है, वो है सिनोरेप्टिडिस इलेंगेंस। इसकी कंप्लीट 2000 में हुई थी इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग। बात समझ में आ गई? तो तीन बातें हो गई। पहला प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर जिसका जीनोम सीक्वेंसिंग हुआ हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी है। दूसरा यूकैरियोट यूनिसेलुलर जिसकी पूरी जीनोम का सीक्वेंसिंग किया गया वो है ईस्ट सैकेरोमाइसिस सर्विसी। और थर्ड नंबर पे है पहला यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर जिसकी पूरी जीनोम का सीक्वेंसिंग किया वो है सिनोरेप्टिडिस इलेंगेंस, और इसका जीनोम सीक्वेंसिंग 2000 में हुआ था। इसके बाद हमारे जूलॉजी में सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाला, प्रैक्टिकल में उपयोग में आने वाला ऑर्गेनिज्म या जंतु है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, फल मक्खी। तो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर की पूरी जीनोम की सीक्वेंसिंग कंप्लीट की गई थी 2001 में। इसके बाद में HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, मानव के पूरी जीनोम की सीक्वेंसिंग जो है वो 2003 में पूरी की गई है ना। सेलेरा जीनोमिक्स और अमेरिका के ऊर्जा विभाग और कई देशों ने मिलकर के HGP एक प्रोजेक्ट चलाया था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। और ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है वो 2003 में कंप्लीट हुआ था, और उसके प्रमुख थे फ्रांसिस कॉलिंस। तो फ्रांसिस कॉलिंस के नेतृत्व में HGP जो है वो 2003 में सक्सेसफुली कंप्लीट किया गया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट किया गया। इसके बाद में 2007 में माइकल वोरेबी ने HIV जो है उसके जेनेटिक म्यूटेशन का एनालिसिस करते हुए, HIV एक वायरस है, आप जानते हो, एड्स का वायरस, HIV वायरस, और इस वायरस के जेनेटिक म्यूटेशन का एनालिसिस करते हुए
इस पूरे HIV वायरस के बारे में इवोल्यूशनरी ओरिजिन के बारे में बताया कि इसका विकासीय उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, उच्च विकासीय उत्पत्ति के बारे में बताया। 2007 में एक व्यक्ति है जिनका नाम है टिमोथी रे ब्राउन। इस टिमोथी रे ब्राउन जो कि एड्स से पीड़ित थे, HIV से पीड़ित थे, और उनका इलाज किया गया हीमोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट विधि के द्वारा। ठीक है, तो हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन मेथड के द्वारा एड्स पेशेंट जो ठीक हुए हैं वो हैं टिमोथी रे ब्राउन। इसके बाद 2010 में DNA का जो कट करने वाला एक स्पेशल सीक्वेंस पे कट करने वाले टेलनेस ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर न्यूक्लियस की खोज हुई, और 2016 में पहली बार आउट ऑफ स्पेस यानी पृथ्वी से बाहर आउटर स्पेस में यानी कि अंतरिक्ष में नासा ने एक एस्ट्रोनॉट कैट रूबिन्स ने जीनोम सीक्वेंसिंग पर कार्य किया पहली बार। तो ये हमारे जेनेटिक्स का इतिहास था। इसके अलावा इसमें कई सारी और बातें भी हैं, लेकिन वो थोड़ी कम महत्व की है, इसलिए मैंने यहाँ उनका उल्लेख नहीं किया है। ठीक है, और इस तरीके से हमने जेनेटिक इतिहास के बारे में यहाँ कंप्लीटली स्टडी कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम जेनेटिक्स की स्पेशली मेंडल के बारे में, मेंडल के नियमों के बारे में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।